हाँ, तो आज हम लोग जो है हमने पढ़ रहा था, कल हमने संस्कृति के बारे में पढ़ा कई चीज़ों। आज हम चित्रकारी की जो कई शैलियाँ विकसित हुई उसके बारे में यहाँ देखेंगे। देखिए, सबसे पहले एक जो है पहाड़ी चित्रकारी। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जैसे जैसे जो है मुगलों का ख़त्म हो गया, तो अब जो है शाही वैसे कोई जो है एम्पायर नहीं था, कोई साम्राज्य नहीं था जहाँ, तो बड़े राजा अब रहे नहीं, तो जो चित्रकार वगैरह थे अब वो छोटे छोटे नवाबों सूबेदारों के पास चले गए और उनके सपोर्ट में जो है काम करने लग गए। तो वहाँ अब हर रीजन में अपनी अपनी एक जो है स्टाइल डेवलप हुई। जो वहाँ के जो भी रीजनल रूलर्स थे, नवाब थे, कोई राजा थे, जो भी है, तो उन सब के सपोर्ट में वो डेवलप हुई उनके ज़रूरत के हिसाब से। तो उसको हम क्षेत्र रीजनल स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग कहते हैं। जैसे ये पहला है पहाड़ी चित्रकारी, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में जो डेवलप हुई स्टाइल वो है। तो देखिए, उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के यानी नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ की, यानी कि हम यहाँ जो है यानी जो कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, ये क्षेत्र जो हो गया, यहाँ बात कर रहे हैं। तो उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के विभिन्न पहाड़ी राज्यों में की जाने वाली चित्रकारी पहाड़ी चित्रकारी कहलाती है। पहाड़ों में, और पहाड़ यहाँ हम जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उधर की बात नहीं कर रहे हैं, जो है पूर्व की असम और उधर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ कश्मीर, उत्तराखंड जो है, हिमाचल, इनकी बात कर रहे हैं। देखिए, इस क्षेत्र में वर्तमान हिमाचल प्रदेश, जम्मू और उत्तर प्रदेश का टिहरी गढ़वाल का क्षेत्र आता है। मैंने बताया उत्तराखंड जो है। पहाड़ी चित्रकारी में पारंपरिक विषयों, पौराणिक गाथाओं के अतिरिक्त बालिकाओं को गेंद खेलते हुए या संगीत साज बजाते या पक्षियों या पशुओं से अपना मनोरंजन करते हुए चित्रों को बनाया गया है। तो पहाड़ी चित्रकारी जो होती थी उसमें ज़्यादातर जो है या तो मतलब बालिकाओं को गेंद से खेलते हुए या कोई संगीत या कोई साज यानी इंस्ट्रूमेंट कोई बजाते हुए, ठीक है, तो गाते हुए बजाते हुए ऐसे चित्र बनाए जाते थे, या पक्षियों के चित्र होते थे, या पशुओं से अपना मन बहलाते हुए ऐसे ही चित्र बनाए जाते थे पहाड़ी चित्रकारी में ज़्यादातर। इसके अलावा राजा महाराजाओं के एकल या दरबारियों के साथ भी चित्रों को बनाया गया है। और पहाड़ी में राजा महाराजा का अकेले अपना उनका चित्र, या अपने दरबार में बाकी लोगों के साथ पूरे दरबार का चित्र, इस तरह का भी चित्र बनाया जाता था। तो पहाड़ी चित्रकारी में सबसे ज़्यादा तो जो है बालिकाओं को गेंद खेलते हुए या संगीत साज बजाते हुए या पक्षी या पशुओं से अपना मन बहलाते हुए ये चित्र होते थे। उसके अलावा राजा महाराजा के भी अकेले या अपने बाकी दरबारियों के साथ उनके चित्र बनाए जाते थे। प्राकृतिक दृश्यों में फैली हुई शाखाओं वाले पत्तीदार घने और बड़े पेड़ों का चित्रण किया गया है। और जो अगर नेचुरल सीनरीज कहीं बनाए जाते थे तो उसमें काफ़ी फैली हुई शाखाएं और खूब घने पत्तियों से भरे हुए पेड़ों का चित्र बनाया जाता था, जो चित्र में फलों से लदे हुए हैं। और उनको खूब फलों से, क्योंकि नेचुरल है, पहाड़ में फल खूब उगते थे, तो फल से लदे हुए पेड़ों के चित्र बनाए जाते थे। यही नहीं, तारों भरे आकाश, यानी आकाश, क्योंकि पहाड़ों में क्या है, पॉल्यूशन नहीं होती है, तो आकाश बहुत साफ दिखता है, तो उसमें खूब तारे दिखते हैं। ठीक है, तारे और ये सब जो भी आकाश है बहुत साफ दिखता है पहाड़ों में, तो इसीलिए तारों भरा आकाश, आंधी तूफान, आंधी तूफान का भी दृश्य कई बार बनाया गया, और आकाश के अंधेरे में चमकती हुई बिजली का दृश्य। तो आकाश का अंधेरे में बिल्कुल रहे चमकती हुई बिजली, तो ये सारी जो है सीनरीज बनाई जाती थी पहाड़ी चित्रकारी में। पहाड़ी चित्रकला में भड़कीले लाल, यानी बिल्कुल जो एक ब्राइट रेड होता है, भड़कीला लाल, नीला और नारंगी रंग से, तो ब्लू और ऑरेंज कलर से लेकर हल्के पेंसिल रंगों का उपयोग किया जाता है, और लाइट जो पेंसिल कलर्स होते थे उनका इस्तेमाल किया जाता था। तो ज़्यादा हुआ ब्राइट रेड कलर का इस्तेमाल, ब्लू और ऑरेंज, और फिर लाइट पेंसिल कलर्स।
वस्त्रों, बर्तनों, सिंहासनों, कुर्सियों और कालीनों आदि के लिए सोने और चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया। तो वस्त्रों यानी कपड़ों पर, बर्तन पर, सिंहासन तो थ्रोन, कुर्सियों और कालीन, इन सब पर जो है चित्र बनाने के लिए सोने का रंग यानी गोल्डन कलर या सिल्वर कलर का यूज किया जाता था। पहाड़ी चित्रकला में रंग की कई परतें चढ़ाई जाती थी। तो इस जो स्टाइल था पहाड़ों में पेंटिंग का, तो उसमें क्या है, कलर का कई कोट किया कहते हैं उसको, इंग्लिश में कोट कहते हैं परत को, यानी पहले एक बार पेंट कर दिया, उसको सूखने दिया, फिर दोबारा उसको उस पर दोबारा एक बार फिर कलर किया, उसको फिर सूखने दिया। तो इस तरह से देखिए लिखा भी आगे कि रंग की एक परत चढ़ाने के बाद उसे सूखने दिया जाता था और सूखने के बाद फिर से चमकाकर दूसरी रंग की परत चढ़ाई जाती थी। तो अंत में रेखा चित्र को काले या लाल आदि रंगों से गहरा किया जाता था और उसका फिर बॉर्डर्स या कहीं कहीं वो डार्क उसको बोल्ड किया जाता था। तो इस तरह से ये पहाड़ी चित्रकारी का आपको जो है दिया गया है। जैसे ऊपर एक सैंपल भी फोटो दिया हुआ है पहाड़ी चित्रकारी का, तो आप देख सकते हैं इसमें कि बच्चियों को इसमें या महिलाएं हैं जो भी, और बैठे हुए दिख रहे हैं, पेड़ खूब बने हुए हैं, फलों से लदे हुए हैं, उन पर जो है फल लगे हुए हैं। उसके बाद पुरुष जो है वो बैठा हुआ अपना कुछ साज बजा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का आपका फोटो बना हुआ है, खूब फूल पौधे इसमें दिखाए गए हैं। तो ये हो गया पहाड़ी चित्रकारी, ठीक है। तो पहाड़ी चित्रकारी का ये देखिए, अगर पहाड़ी पर आपको पहाड़ी पेंटिंग स्टाइल पर नोट्स लिखने आता है तो ये आप पूरा का पूरा लिख देंगे जो है, ठीक है। तो आता है अक्सर, कभी मुगल पेंटिंग पर, कभी पहाड़ी अक्सर पूछा गया है, पहाड़ी स्टाइल भी, तो ये दिया हुआ है आपको इतना, ये पूरा लिख देना है जो है। इसका इंग्लिश मैं भेज दूंगा आपको, ऐसे वीडियो में है, नहीं तो आप अलग से मैं भेज दूंगा, उसको नोट कर लीजिएगा। ये सब पर डेफिनेटली क्वेश्चन आता है मेंस में। उसके बाद है पटना कलम। तो देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण जब शाही दरबार में इन कलाकारों को प्रश्रय नहीं मिला तो ये अन्य क्षेत्रों में रहने लगे। मैंने अभी बताया कि जैसे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया, तो अब जो है राजा वगैरह थे नहीं, और जो भी थे तो उनको बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी था विच दे कुड नॉट स्पेंड ऑन सच लग्जरीज। तो उन्होंने अब पेंटर्स वगैरह को सपोर्ट करना बंद कर दिया, बोले नहीं बनवाना है। तो पेंटर्स को अब वहाँ नहीं मिल रहा था काम, तो वो अब जो है छोटे छोटे जो जगह जगह जो बड़े ऑफिसर्स थे या नवाब थे, इन लोगों के पास चले गए, ठीक है। 1760 के लगभग ये चित्रकार संरक्षण की खोज में बंगाल में मुर्शिदाबाद पहुंचे। तो उस समय बंगाल में आपने पढ़ा है कि राइज ऑफ मॉडर्न स्टेट्स, मॉडर्न इंडिया में आपने पढ़ा है राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जब मुगल के बाद फिर तो बंगाल स्टेट डेवलप हुआ और ऐसे जो है अवध हुआ, ये सब हुआ। तो बंगाल में उस समय अच्छा नाम था बंगाल का, तो बंगाल में नवाब जो है शासन कर रहे थे और मुर्शिदाबाद उनकी राजधानी थी। तो ये जो चित्रकार थे जो अब मुगलों से ने जिनको छोड़ दिया था, तो अब ये पहुंच गए नवाब के पास मुर्शिदाबाद। उसके बाद कुछ चित्रकार पटना में भी आकर बसे, कुछ लोग पटना में चले आए जो है जिनको काम नहीं मिल रहा था। इन्होंने लोदी कटरा लोदियों की कॉलोनी थी, तो लोदी कटरा पढ़ चुके हैं पटना के बारे में जब पटना में पढ़ रहे थे। तो लोदी जो अफगानी लोग थे उनका जो कॉलोनी मोहल्ला था लोदी कटरा उसका नाम है पुराने पटना सिटी में। तो लोदी कटरा, मच्छर हट्टा, ये सब पटना सिटी का जगह है, मच्छर हट्टा और आरा तत्, हाँ हाँ। तो मछली का हाट था बहुत बड़ा, आपको बताया है पटना शहर में सब ये आपको मेंशन आया था। तो मछली का जो हाँ उसका मच्छरहट्टा नाम पड़ गया धीरे धीरे। हाट बोलते थे बाजार को जहाँ लगता था बिकता था, आज भी हाट कहते हैं। हाँ हाँ हिंदी वर्ड है हाट, हाट हाट हाट, हाँ। तो हम लोग भी जैसे पहले रहते थे तो जहानाबाद, तो हाट वहाँ जहाँ सब चीज़ बिका करती थी, सब्जी
मछली मुर्गा जो भी चीज़ मतलब सब कुछ है खाने पीने का, पूरा एक जगह बाजार जैसा लगता था, तो उसको हाट कहते थे। तो आज भी हर शहरों में आप देखिए पुराने हाट होते हैं, पहले के जो पुराने बाजार थे, ठीक है। हाँ हाँ, अब तो नया स्टाइल में सब जगह डेवलप हो गया, लेकिन पहले हाट कहा जाता था सभी शहरों में। तो वैसे ही ये मछली का हाट था, तो मच्छर हट्टा, जैसे आपको बताए थे वहाँ गुड़ हट्टा मच्छर, अभी भी मैं गया था सिटी, तो जहाँ गुड़ का बाजार था वो गुड़ हट्टा हो गया, जहाँ मछली का बाजार था हाट था वो मच्छर हट्टा हो गया, है ना। तो ये जो है ये जो अब पटना आए चित्रकार लोग, इन्होंने कुछ लोग लोधी कटरा, मच्छर हट्टा, आरा तथा दानापुर, यहाँ जो है, एक मिनट, जय जय तो ये लोग जो है चित्रकार जो थे, जो वहाँ से छोड़ के आए, जो पटना में आए, तो आपने देखा कि लोधी कटरा, मच्छरहट्टा, आरा, दानापुर में बसकर चित्रकला के क्षेत्रीय रूप को विकसित किया, यानी कि यहाँ भी एक अलग स्टाइल डेवलप हुआ चित्रकला का। यह चित्रकला शैली ही पटना कलम या पटना शैली कहलाई। इसी स्टाइल को पटना कलम हमने कहा। पटना कलम के अधिकांश चित्रकार पुरुष हैं, अतः इस शैली को पुरुषों की चित्रकला शैली भी कही जाती है, ठीक है। तो ज़्यादातर इसमें चित्रकार थे वो पुरुष ही थे, इसलिए एक तरह से पुरुषों की चित्रकला शैली है। पटना कलम के चित्र लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं, तो ये सब जो है छोटे छोटे चित्र इसमें बनते हैं, मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं, जिन्हें अधिकतर कागज और कहीं कहीं हाथी दांत पर भी बनाया गया है। तो ये जो है या तो कागज पर बनाए गए, कलम से बनाए जाते थे ये, इसलिए पटना कलम कहा है इसको। महीन बिल्कुल बारीक होती थी, तो इसको ब्रश से नहीं बल्कि कलम से बना, इसलिए पटना कलम कहते हैं इसको। तो ये या तो कागज पर या हाथी दांत पर भी जो है बनाए जाते थे। इस शैली में व्यक्ति विशेष, किसी खास व्यक्ति का, व्यक्ति विशेष का मतलब कोई खास व्यक्ति, उसका चित्र बनाया जाता था, या पर्व त्योहार, कोई पर्व त्योहार मनाया जा रहा है उसका सीन, एवं उत्सव तथा जीव जंतुओं को महत्व दिया गया, या जीव जंतु के महत्व दिया गया जो है। इस शैली में ब्रश से ही तस्वीर बनाने और रंगने का काम किया जाता था। तो इसमें जो है रंगने का काम जो है और उसका ब्रश से ही किया जाता था, हल्का ब्रश से। इसमें गहरे भूरे, गहरे लाल, हल्के पीले और गहरे नीले रंगों का प्रयोग किया गया है। तो जो पटना कलम में ज़्यादातर रंग जो है प्रयोग होते थे, या तो गहरे भूरे यानी डीप ब्राउन, गहरे लाल डार्क रेड, डार्क ब्राउन डार्क रेड या डीप रेड जो कहिए, हल्के पीले लाइट येलो, और गहरे नीले यानी डीप ब्लू कलर्स का प्रयोग किया गया है। तो ये देखिए पटना कलम के बारे में इतना आपको है दिया हुआ। और ऊपर जो है एक आपको चित्र बनाया हुआ दिखाया गया है, चित्र बना हुआ। खैर, अब आते हैं, अगला हमारा टॉपिक है संगीत। अब संगीत के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो सल्तनत काल भारतीय संगीत के इतिहास में नए प्रयोगों का युग था। सल्तनत समय था, यानी जब यहाँ दिल्ली में सल्तनत का शासन चल रहा था, सल्तनत चलती थी, यानी 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच की बात है। तो सल्तनत काल
भारतीय संगीत के इतिहास में नए प्रयोग हुए, यानी उस समय संगीत में बहुत नए नए प्रयोग हुए, नई चीज़ें आई। इस काल में रबाब, सारंगी एवं नवीन वाद्यों, नए नए जो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया गया, जिसमें रबाब है, सारंगी है और दूसरे कुछ नए इंस्ट्रूमेंट आए। गायन पद्धतियों, स्टाइल्स ऑफ सिंगिंग, गाने के तरीके नए नए आए तथा रागों आदि का आविष्कार हुआ। तो इस समय कई नए इंस्ट्रूमेंट्स जैसे रबाब, सारंगी, सारंगी तो आप देखे होंगे जो लोग बजाते रहते हैं कांधे पर रख के, हाथ में पकड़ के, और सारंगी। तो रबाब हो गया, सारंगी और कुछ नए वाद्य उस समय के आए बजाने वाले, गाने के तरीके नए आए और कई नए रागों का आविष्कार हुआ। मध्यकालीन संगीत परंपरा के संस्थापक प्रसिद्ध कवि, इतिहासकार एवं दार्शनिक अमीर खुसरो थे। तो मिडिवल टाइम्स में जो म्यूजिक का जो है ज़्यादा स्टाइल इस्टेब्लिश किए वो फेमस पोएट, हिस्टोरियन, फिलोसोफर अमीर खुसरो। अमीर खुसरो पोएट भी थे, कविताएं भी लिखे, कव्वाली, इतिहासकार, हिस्ट्री भी लिखे, किताब लिखे और दार्शनिक, फिलोसोफर, विद्वान भी थे। सूफियों ने जो भी संगीत का खूब प्रचार प्रसार किया, सूफियों ने भी, तो सूफियों ने भी तो आपको पता है गाते थे, ये गाते बजाते थे खूब, अब आज भी है। तो सूफियों ने भी संगीत का खूब प्रचार प्रसार किया। ये गज़ल के रूप में खुदा की इबादत करते थे। तो ये जो है गज़ल गा के जो है आप सुने ही हैं, अभी देखिए कितना जो है आता है कव्वाली, ठीक है, गज़ल, तो ये सब जो है वो सूफियों का ही देन है। तो ये गज़ल गा के एक तरह से भगवान की इबादत करते थे, कि इनका पूजा का स्टाइल था कि हम भगवान के लिए, खुदा के लिए गज़ल गा रहे हैं। तो और जो प्रेम काव्य के रूप में होती थी, और ये गज़लें जो हैं इट वाज लाइक रोमांटिक सॉन्ग्स। तो आपने पढ़ा है कि इसमें जो है ये खुदा को लवर की तरह प्रेम करते थे, तो उसी तरह से ये गज़ल गाते थे। ये सूफी संत खानकाहों में गज़लों को गाते थे और भक्तिमय हो जाते थे। तो ये गज़ल वगैरह गा के और जो है अपना भक्ति में डूब जाते थे। सल्तनत काल में दो प्रकार की गायन शैली प्रचलित थी। तो सल्तनत में दो तरह के सिंगिंग का स्टाइल फेमस था, गज़ल और कव्वाली, ठीक है। आज भी आपने सुने गज़ल, जैसे हम सुनते हैं जगजीत सिंह के गज़ल या गुलाम अली के गज़ल, बड़े गुलाम अली, छोटे गुलाम अली, मेहंदी हसन, बहुत से ऐसे अच्छे सिंगर्स हैं जो गज़ल गाते हैं। और कव्वाली, तो कव्वाली भी जो है कई सारे हैं, सबरी ब्रदर्स आज के समय बड़े नामी हैं, वहाँ से शुरुआत किए थे, निज़ामुद्दीन औलिया पर गाते थे ये, और वहाँ मैंने भी इनको सुना था बैठ के। तो जो है कव्वाली आज आप सुनते हैं, बहुत जगह कव्वाली फिल्मों में भी आई, दिखाई गई, और मस्जिदों में, दरगाहों पर देखिए, हाजी अली बम्बई में है, वहाँ चलता है, निज़ामुद्दीन औलिया है, अजमेर शरीफ में है, और बहुत जगह कव्वालियाँ गाई जाती हैं। तो गज़ल को अरबी भाषा में स्त्रीलिंग मानते थे और इसका अर्थ होता है प्रेम पात्र से वार्तालाप। गज़ल जो है अरबी भाषा में एक फेमिनिन वर्ड है और इसका मतलब होता है कि जो लवर से कन्वर्सेशन विथ योर लवर्स, ठीक है। तो एक गज़ल में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 शेर होते थे। तो शेर आप तो जानते हैं, शेर शायरी जो होता है, एक जो है कहिए कि एक तरह से एक दोहा, उसी तरह से एक शेर हुआ, समझ गए, 2 लाइनों का या 4 लाइनों का एक शेर होता है, ठीक है। तो एक गज़ल में कम से कम 5 शेर गाए जाते थे, यानी 5 दो, मतलब जैसे आप एक पोएम होता है जिसमें 5 जो है उसको दोहे हो सकते हैं, तो उसी तरह एक गज़ल में कम से कम 5 या अधिक से अधिक 11 शेर होते थे। गज़ल का संग्रह दीवान कहलाता है और कलेक्शन ऑफ गज़ल जो है उसको दीवान कहते हैं। उस समय की अधिकांश गज़लें श्रृंगार रस में लिखी होती थी। ये जो है तो जो उसका रस यानी थीम एक तरह से है श्रृंगार रस, यानी कि इट इज़ रोमांटिक थीम में गज़लें लिखी जाती थी। यही कारण था कि गज़लों का गायन संगीत प्रेमियों को तो अच्छा लगता ही था, साथ ही साथ सूफियों को भी प्रिय रहा। तो गज़ल गाने में जो संगीत प्रेमी, जो म्यूज़िक लवर्स थे, और साथ ही साथ सूफियों को भी बड़ा अच्छा लगता था।
तो जैसे कि ये देखिए, ये सब गज़लें ही हैं, संगीत बहुत सारे गज़लें गाई जगजीत सिंह, आजकल जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, है ना। और उसके बाद आजकल भी हैं कुछ लोग, लेकिन अब तो कम हैं, पहले थे पंकज उदास, अभी मर गए, पंकज उदास हो गए और जगजीत सिंह हो गए, और उससे पहले गुलाम अली, मेहदी हसन, बड़े गुलाम अली और कई सारे लोग थे। तो गज़लें ये गाया करते थे, जो कि तो गई आपके फिल्मों में भी जो है गज़लें और कव्वालियाँ काफ़ी आई हैं। जैसे एक मुझे लगता है वो भी है कि क्या नाम है, वो जो बहुत फेमस गाना है, क्या नाम है, राज बब्बर गाता है, क्या है जी, ये है ना एक कि मेरा प्रीत अमर कर दो, क्या है, अरे बड़ा फेमस लव सॉन्ग है, क्या नाम है, तेरे आजकल मेरा भी याददाश्त एकदम ये हो गया है, ये सब याद नहीं आता है। अरे बड़ा फेमस लव सॉन्ग नहीं है, तुम ये कर दो मेरा प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, हाँ, अमर कर दो, हाँ, तो वो भी एक गज़ल है एक तरह से, ठीक है ना। दैट इज़ लाइक हरि क्या नाम है, जगजीत सिंह, हाँ। तो होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, क्या है, और जो भी, तो वो जैसे था, या और भी है जगजीत सिंह के गाए हुए, है ना, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, पंकज उदास ने गाया है। तो ये सब जो है, और तो कव्वाली फिर है, जैसे कजरा मोहब्बत वाला, झुमका गिरा रे, और पर्दे में रहने दो, ये सब जो है कव्वालियाँ तो बहुत तरह की आपने फिल्मों में देखी होंगी। तो फिल्मों में भी होती है, और साथ ही साथ मतलब वो तो एक फिल्म का है, बाकी दरगाह में होती है। जैसे अभी आपका बहुत पिया हाजी अली एक है ना, पिया हाजी अली, हाजी अली, हाजी अली ऐसे करके है। फिर अभी एक कोई चल रहा था, कौन सा है जो इसमें है, सलमान खान, पाकिस्तान वाला जो मूवी है, लड़की को छोड़ने जाता है, क्या है, तेरे दर पे आऊँ खाली न जाऊँ, क्या है, तेरे दरबार से न जाऊँ खाली, अरे ये कौन सा एक है ना फिल्म जिसमें एक बच्ची को पहुंचाने जाता है, अरे ब, बजरंगी भाईजान, हाँ, बजरंगी भाईजान। तो उसमें एक है ना उसका गाना कि तेरे दर से न जाऊं खाल, हाँ हाँ हाँ। तो ये सब जो है कव्वाली है, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो है अब यहाँ इन्हीं जो उस समय सल्तनत के समय जो है ये दोनों स्टाइल फेमस रहा, गज़ल और कव्वाली, ठीक है। तो गज़ल में आपने देखा कि गज़ल में कम से कम 5 शेर गाए जाते हैं या 11 शेर तक होते हैं। और तो गज़ल जो है वो ज़्यादातर प्रेम के उसमें जैसे हो, गज़ल का मतलब है कि अपने लवर से बातचीत। तो सूफी लोग इसको गज़ल जो है इस तरह से लिखा जाता था कि जिसमें ईश्वर या खुदा जो है वो आपका लवर है और उससे मोहब्बत है, और उससे आप फिर क्या किस तरह से अपनी बातें, अपने मन के या अपने भावनाएं लिख रहे हैं, तो उस तरह से लिखा जाता था गज़ल। और फिर अब गज़ल के साथ दूसरी लोकप्रिय शैली थी कव्वाली। अब कव्वाली देखिए, समझिए, कौल शब्द से बना है, कौल से होता है कव्वाल, जो कौल गाता है तो कव्वाल, और कव्वाल से कव्वाली हो गया। तो कौल का अर्थ हुआ कथन, कौल, कौल जो शब्द है, हाँ, कौल जो शब्द है, तो ये जो है उर्दू का शब्द, अरबी का उर्दू का शब्द है। तो कौल का मतलब होता है कोई स्टेटमेंट, ठीक है ना, कोई कथन, स्टेटमेंट। तो यानी एक तरह से लोग अपना कॉल देते थे गाते हुए, कि यानी अपना बात को सबके सामने जाहिर करते थे। उर्दू वर्ड है, उर्दू, अंग्रेजी वाला कॉल नहीं, ये उर्दू का शब्द है कॉल। तो कॉल का मतलब होता है स्टेटमेंट, ठीक है। तो और कॉल को गाने वाला कव्वाल कहलाता था। तो यही गायन शैली कव्वाली कही जाने लगी। तो वो कॉल देते थे, यानी जैसे कि
अब वो खुदा को या किसी को कुछ जो है वो एक इधर से कुछ बोलते थे अपना स्टेटमेंट, जैसे आपने देखा होगा ना फिल्मों में दिखाता था कव्वाली, तो दो पार्ट हो जाते थे, एक साइड में कुछ लोग बैठे हुए हैं, दूसरे साइड में जनरली एक साइड हीरो होते था, दूसरी साइड हीरोइन होती थी। तो आपको याद होगा कुछ कुछ है, एक तरफ ऋषि कपूर गा रहा है, एक तरफ कोई हीरोइन है और उसके पीछे भी। हाँ हाँ। तो जैसे इधर से वो कॉल दे रहा है कि पर्दा है, पर्दा पर्दा क्या है जो भी है, तो मतलब वो एक कुछ बात कह रहा है ना, वो लोगों के सामने अपनी कोई बात रख रहा है, तो दूसरी तरफ से फिर उसके जवाब में वो अपनी कुछ बात रख रहे हैं, इस तरह से गाया जाता है। तो वो कॉल देना कहते हैं, दोनों इधर से कॉल देता है फिर उधर से कॉल देता है, तो उसी को कव्वाल, और जो गाने वाले हैं उनको कव्वाल कहा जाता है, और स्टाइल को इसलिए कव्वाली कहा जाता है। समझ गए कव्वाली? तो दोनों तरफ से कॉल देते हैं, कुछ कुछ वो बात कहते हैं कि अरे पर्दा है, पर्दा जो भी है, तो उधर से जवाब में कुछ वो अपना बात रखती है कि नहीं ऐसा है वैसा है, तो फिर इधर से फिर कुछ जवाब में गाता है दो लाइन, तो उसको कव्वाल, कॉल, दोनों तरफ से कॉल गाए जाते हैं, बोले जाते हैं। जैसे गजल में होते हैं शेर, तो कव्वाली में हुआ कॉल, दो दो लाइन जो इधर से गाते हैं उसको कॉल कहते हैं। समझ गए? हाँ, जैसे कहता है ना कि पर्दा है, पर्दा पर्दा जो उठ गया, तो क्या है जो भी है, तो वो दो लाइन कॉल हुआ, तो एक इधर से कॉल गाया तो फिर उधर से उधर दूसरा जवाब में कॉल आया। हाँ 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 हाँ, इट इज़। हाँ, तो ये तो आप शुरू में ही पढ़े ना कि जो कव्वाली है या गज़ल, दोनों जो है वो एक तरह से इट इज़ लाइक कन्वर्सेशन बिटवीन द लवर्स। ठीक है ना? तो हाँ, खैर, गज़ल में क्या है कि गज़ल में सिर्फ एक ही साइड होता है, माने गाने वाला है उधर, खुदा जो है साइलेंट है या दूसरा पार्टी साइलेंट है, इधर से बस जैसे जगजीत सिंह गा रहे हैं, तो जगजीत सिंह की गज़लें हैं, जगजीत सिंह की गज़लें हैं, क्योंकि इधर से अपना गा रहे हैं कि क्या है, इतना जो है ना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। हम्म। तो वो इधर से अपना मन गाए जा रहे हैं, हीरोइन उधर से जवाब नहीं दे रही, फिल्म में दिखाया कि हीरोइन अपना चुपचाप रो रही है, सुन रही है जो है, इधर से हीरो गाए जा रहा है, तो वो एक साइड से है अपना। तो गज़ल है कि बस एक आदमी अपना जो भी एक पार्टी है वो गा रहा है। तो कव्वाली में क्या है कि इट इज़ दोनों साइड का है कन्वर्स, कभी इधर से एक बोला तो उधर से कुछ जवाब दिया, फिर उधर से बोला तो इधर से जवाब दिया, है ना? तो इट कव्वाली में हमेशा दो साइड होते हैं, देखते होंगे आप फिल्मों में दिखाया जाता था कि दो तरफ से हो रहा है, और गज़ल तो है कि एक अपना गाया जा रहा है, हीरो या हीरोइन जो भी है। तो गज़ल जो है वो इट इज़ लाइक अपना वो मन का बात गा रहा है। ठीक है, कव्वाली में है कि दो तरफ से जब मतलब सवाल जवाब चल रहा है। हाँ, कव्वाली कहते हैं। हाँ, जो गाने वाला है उसको कव्वाल कहा जाता है। और मतलब, हाँ बोलिए। कॉल जैसे एक पर्टिकुलर, जैसे दोहा होता है ना, हम लोग कविताओं में एक दोहा होता है, तो वैसे ही दो लाइन का एक दोहा, जैसे वैसे ही कॉल उसको करते हैं। मतलब एक बात हुई, अब वो दो लाइन भी हो सकता है, चार लाइन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, मैंने एक साइड अपना कुछ बात रखा, वो कॉल हो गया, अब उसका दूसरा साइड जवाब कुछ उसके कुछ देता है, वो अपना कॉल देता है, फिर उसके बाद में इधर से फिर ये कॉल गाएगा, बोलेगा कुछ। तो ये आदमी हो औरत हो जो भी हो, हाँ, कॉल, हाँ, कॉ कव्वाल कहेंगे, और ये सिंगिंग स्टाइल वो वो कव्वाली है, यही गायन है। तो
गजल भी देखिए, गजल भी क्या है कि अपने लवर के प्रति या खुदा के प्रति जो भी गाया जा रहा है, लेकिन ये एक ही साइड है, इसमें गाने वाला ही है, वो कोई जवाब देने वाला नहीं, कोई खुदा कुछ बोल थोड़े रहे उधर से, या लवर इसमें चुपचाप दूसरा साइड वाला सुनते रहता है। माने ये एक साइड का कम्युनिकेशन है कि भाई जो भी है, लड़का हो लड़की हो या जो भी हो, वो अपना गा रहा है और अगले को सुना रहा है और वो सुन रहा है। कव्वाली में क्या है कि सवाल जवाब, मतलब इधर से बस, यही दोनों में फर्क है। दोनों है दोनों है अपने लवर के प्रति अपनी भावनाओं को जाहिर करना, ठीक है। बस ये है कि एक में एक ही साइड होता है, इसमें दो साइड होते हैं। जैसे हम लोग निजामुद्दीन में भी कव्वाली सुनते थे, तो वहाँ क्या है कि दो गायक बैठे होते थे, एक कुछ गा रहा है तो फिर अगला कुछ गा रहा है, फिर ये कुछ गा रहा है तो वो कुछ गा रहा है, समझ गए। तो ऐसा नहीं कि जरूरी कि दो अपोजिंग पार्टी हो, या वो तो बना दिया जाता है फिल्मों में थोड़ा दिखाने के लिए कि एक तरफ हीरो है तो हीरोइन है, नहीं तो जैसे कव्वाल, अभी जैसे सबरी ब्रदर्स हैं, दो सबरी ब्रदर्स हैं, क्या सबरी अकबर, कुछ सबरी, दोनों हैं भाई हैं, तो एक भाई कुछ गाता है 2 लाइन, तो फिर दूसरा भाई 2 लाइन गाता है, फिर ये भाई 2 लाइन गाता है, तो इस तरह से वो, यानी दो पार्टी, एक तरह से दो तरफ से गाया जाता है, तो वो जो है कव्वाली वो हो गया। जो है हमेशा कव्वाली में दो साइड, दो पार्टी होते हैं, और गजल जो है वो एक ही पार्टी गाता है अपना। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, अब देखिए, तो गजल के विषय को पहले लौकिक प्रेम की दृष्टि से देखा जाए, और फिर यदि उसी विषय के प्रेम पात्र को ईश्वरीय मानकर भक्तिमय होकर गाया जाए तो वही कव्वाली का रूप ले लेती है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि गजल को पहले हम एक जो डेली लाइफ में हम प्रेम देखते हैं, लव को देखते हैं, तो उस तरह से देखा जाए, और उसी को उस जो, जैसे गजल क्या है, अभी मैंने आपको जैसे सुनाया कि एक गजल गा रहा है कि चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, ठीक है, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। तो एक पुरुष जो है एक अपनी प्रेमी स्त्री जो है उसके लिए गा रहा है, अपनी लवर के लिए गा रहा है कि सोने जैसा रंग है तेरा, जो भी है। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, किसके लिए गाया जा रहा है? फॉर द लवर, फीमेल या मेल जो भी है। अब ये कह रहे हैं कि अगर यही जो सब्जेक्ट अगर कोई आम फीमेल या मेल से चेंज होके वहाँ ईश्वर या खुदा हो जाए, उसके लिए गाया जाए, ठीक है, तो वही कव्वाली हो जाती है, ठीक है ना। तो कव्वाली जो है, जैसे कि एक ये है आपका बहुत फेमस है कि क्या, छाप तिलक सब छीनी मोहे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मिलाए के। तो अब ये क्या है कि ये ईश्वर के प्रति या डेडिकेशन है कि छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मिला के। तो ये कहीं ना कहीं कृष्ण रूप में कृष्ण के लिए गाया जा रहा है कि मुझसे नैना मिला के मेरा सब कुछ, मेरा पहचान छीन लिए, ठीक है। तो बड़ा फेमस ये है कव्वाली है, छाप तिलक सब छीनी। या जैसे वो तो अलग है, क्या नाम है वो तो नहीं, दूसरा गीत हो जाए, सूफी गीत है वो तो, दमादम मस्त कलंदर, वो तो खैर सूफी गीत है, अलग है, वो इनमें नहीं आता है। तो इस तरह का कई सारा है, ठीक है। कव्वाली जैसे मैंने कहा पिया हाजी अली, जो शायद उसका गाना उस फिल्म में है, फिज़ा, जो आई थी फिल्म ऋतिक रोशन की, बहुत पहले आई थी, करिश्मा कपूर, फिज़ा मूवी। हाँ, तो उसमें ये था पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली। तो वो जो है कव्वाली उसमें आया है फेमस। या अभी मैंने कहा कि बजरंगी भाईजान में जो है वो आया है गीत, जो है उसका गाया हुआ है। या और भी अभी कई कव्वालियाँ फेमस हुई। तो यही बस फ़र्क है कि गज़ल जो है वो या तो किसी के लिए गाया जा सकता है। कव्वाली भी ऐसा नहीं है, कव्वाली भी अब उसको तो फिल्मों में बना दिया, लेकिन ज़्यादातर कव्वाली जो है वो खुदा के लिए ही होती है, या पीर मतलब इन लोगों के लिए ही गाई जाती है। खैर चलिए, तो यहाँ देखिए
कुछ क्षेत्रीय राज्यों के शासक जैसे जौनपुर का सुल्तान हुसैन शर्की जो था सुल्तान जौनपुर का, और ग्वालियर का शासक मानसिंह, ये संगीत को संरक्षण देते थे। तो ये लोग जो है खास करके, तो इन लोग के यहाँ अच्छे अच्छे कव्वाल जो है डेवलप हुए, क्योंकि लोग प्रोमोट संगीत सुनते थे, गाने बजाने वालों को सपोर्ट करते थे। तो हुसैन शर्की के यहाँ तो उनका बना, उनके यहाँ एक परंपरा बनी अच्छे गायकों का। और इस तरह ग्वालियर में मानसिंह, सिकंदर लोदी ने भी संगीत को संरक्षण देने की परंपरा का बड़े पैमाने पर पालन किया। और दिल्ली का जो है उस समय सिकंदर लोदी जो था, तो सिकंदर लोदी ने भी काफ़ी संगीत गाने वालों बजाने वालों को संरक्षण दिया था। मुगल बादशाहों ने संगीत को बढ़ावा दिया, मुगल बादशाहों ने भी संगीत को बढ़ावा दिया। अकबर के दरबार में गायकों के 7 भागों में बांटा गया था, जिनमें सप्ताह का एक दिन गायकों के एक भाग के लिए होता था, यानी हर दिन के अलग अलग गायकों का ग्रुप होता था जो एक दिन गाता था। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तानसेन का नाम सुना ही है आपने, बहुत मशहूर गीत संगीतज्ञ थे। तानसेन के रचे हुए बहुत से ध्रुपद प्राप्त होते हैं, जिनमें बादशाह अकबर के गुणगान हैं। तो तानसेन ने कई गीत लिखे, वो ध्रुपद शैली में। ध्रुपद एक स्टाइल है सिंगिंग का, तो ध्रुपद में जो है उन्होंने कई गीत लिखे जो अकबर के गुणगान में उन्होंने लिखे। उस समय यह प्रथा थी कि जिसके राजाश्रय में जो गायक रहता था वह अपने रचनाओं में उस आश्रयदाता का गुणगान, भाई नेचुरल है, जो आपको खिला रहा है उसी का ना गीत गाइएगा। तो ये लोग सपोर्ट करते थे, तो उसी राजा के गुणगान करते थे लोग। तो जैसे तानसेन है, उन्होंने अकबर के गुणगान में गाया है बहुत सारा ध्रुपद में। ऐसी कथा प्रचलित है कि जब तानसेन दीपक राग गाते थे तो दीपक अपने आप जल उठता था, और जब राग मेघ मल्हार गाते थे तो वर्षा होने लगती थी। तो ऐसा मतलब, अब ये मिथ है, अब आजकल का इसका वेरीफाइड ट्रूथ तो नहीं, लेकिन कहते हैं कि दीपक राग जब वो गाते थे तो दीपक जल पड़ते थे अपने आप, और मेघ मल्हार गाते थे तो बारिश जैसी, मतलब बारिश का मतलब आसपास भीग जाता था। तो ऐसा होता है एक्चुअली, साउंड में ऐसा होता है इंटेंसिटी, ठीक है ना, कि वो इग्निशन टेम्परेचर से किसी चीज़ को जला भी सकता है, और जो आसपास मॉइस्चर है उसको कंडेंस करके एक बारिश का रूप, मतलब आपको लगेगा कि सब भीग गया आसपास, जो भी वहाँ गाने का वहाँ माहौल था वहाँ पर। जो ऐसा नहीं है कि बारिश, तेज बारिश होने लगती थी, तो मतलब है कि वो जो वहाँ माहौल में ह्यूमिडिटी होती थी वो कंडेंस होके लगता था कि सबके उस पे सरफेस पे वाटर डेवलप हो गया, तो कहा कि बारिश हुई हल्की जो है। तो ऐसा राग मेघ मल्हार। तो मुगल काल में ख्याल गायन का भी आविष्कार हो चुका था। एक और जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग जो डेवलप हुई मुगल समय में वो था ख्याल। एक मिनट। हाँ, तो मुगल काल में जो है तो एक ख्याल स्टाइल डेवलप हुआ। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि मुगल काल में नया स्टाइल क्या डेवलप हुआ, तो ख्याल जो है डेवलप हुआ था मुगलों में। ख्याल 2 प्रकार के होते थे, बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल। तो ख्याल जो है उसमें 2 स्टाइल, 2 तरह के होते थे, एक बड़ा ख्याल बोलते थे, एक छोटा ख्याल। बड़ा ख्याल की लय धीमी रहती है और छोटे ख्याल की लय मध्यम व तीव्र एवं चंचल पूर्वक होती है। बड़ा ख्याल जो होता है को स्लो रिदम में गाया जाता है, जबकि छोटा ख्याल मीडियम या फास्ट रिदम में होता है। इसको आप स्लो सॉन्ग और फास्ट सॉन्ग के रूप में समझ सकते हैं कि बड़ा ख्याल स्लो रिदम में होता था और छोटा ख्याल मीडियम या फास्ट। इसीलिए बड़े ख्याल के तुलना मुकाबले छोटा ख्याल ज़्यादा लोकप्रिय हुआ।
सबको फास्ट म्यूजिक पसंद है, तो इसीलिए छोटा ख्याल ज़्यादा फेमस हुआ। बाद के मुगल बादशाहों ने संगीत को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया। बाद वाले जो है वो उनको अपना गद्दी नहीं चल रहा था तो कहाँ से प्रोत्साहन देते संगीत को, तो बाद वालों ने इस सबको कोई सपोर्ट नहीं किया। अब बिहार में संगीत, यद्यपि बिहार में संगीत का प्रारंभ वैदिक युग में हुआ, परंतु तुर्की शासन में बिहार में सूफी संतों के माध्यम से संगीत की प्रगति हुई। तो जिस समय यहाँ तुर्कों का शासन चल रहा था, उस समय सूफियों यानी तुर्कों यानी शेर शाह और उसके आसपास की बात कही जा रही है, तो उस समय यहाँ सूफी संत जो है गाते थे, उससे काफ़ी यहाँ संगीत डेवलप हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद शास्त्रीय संगीत का प्रसार मुगल दरबार से लखनऊ, बनारस और पटना तक हुआ। तो देखिए सब कुछ वैसे जैसे कि चित्रकला में हुआ कि जब मुगलों का पतन हो गया तो वहाँ से लोग छोड़ के चले आए, छोटे छोटे राजाओं नवाबों अधिकार यहाँ जो है, वैसे ही संगीतकार भी जो है वो मुगल छोड़ के चले आए, पटना, गया, आरा, छपरा। तो वो जो है मुगल दरबार से यहाँ जो है पटना, बनारस, लखनऊ इन जगहों पर चले आए। बिहार के पटना, गया, आरा, छपरा इत्यादि शहर संगीत के प्रमुख केंद्र थे। तो ये सब यहाँ जो है गाना बजाना चलता था। पटना में ख्याल और ठुमरी का विशेष लोकप्रियता मिली। तो यहाँ ख्याल और ठुमरी सुनने लोग बहुत सुनते थे, पसंद करते थे। इसके अतिरिक्त गज़ल, दादरा, कजरी और चैती गायन विशेष लोकप्रिय शैलियाँ थी। तो गज़ल दादरा एक होता है, गज़ल में मैंने दादरा स्टाइल, कजरी, कजरी यहाँ का एक लोकल स्टाइल है गायकी का, और चैती, चैत माह में गाया जाता है तो चैती कहते हैं उसको। तो ये सब बिहार में जो पॉपुलर रहा, गज़ल, दादरा, कजरी और चैती। बिहार में चिंतामणि नामक एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए। चिंतामणि नाम से एक फेमस यहाँ म्यूजिशियन हुए जिन्हें बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई। तो उनको जो है यहाँ का बुलबुल कहा गया, यानी कि कहने का मतलब यहाँ गाने में बहुत अच्छे थे, तो बिहार का बुलबुल उन्हें कहा गया, चिंतामणि को। चलिए, तो लगता है ख़त्म ही हो गया। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया।